हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। पता है आपको कि हमने दो टाइप ऑफ फोर्स पढ़ना है, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को आपने पिछली यूनिट में डिटेल में पढ़ा था, आपको याद है? like, यस, दो टाइप के हमने कांटेक्ट फोर्स पढ़े, share, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। comment, आज हम पढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। and of What are course, non-contact force? subscribe. ये फोर्स क्या होते हैं? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप क्या कीजिए, आयरन क्लिप्स को लीजिए, आपके पास मैग्नेट होगा जरूर। इस मैग्नेट को आयरन क्लिप के पास लाइए तो आप देखेंगे आयरन क्लिप्स इमीडिएटली मूव करना शुरू करती है और ये मैग्नेट के साथ चिपक जाती है। आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी आपने स्कूल में भी की होगी। यहाँ क्या हो रहा है? कौन पुल कर रहा है आयरन क्लिप्स को? ये मैग्नेट पुल कर रहा है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करता है। Like, इट मींस मैग्नेटिक फोर्स share, comment, एक और एक्टिविटी and of course, subscribe. कॉम लीजिए और उसको अपने ड्राई हेयर से कॉम कीजिए, रब करिए 5-6 बार। एक कागज का टुकड़ा लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और टेबल पे रख दीजिए। ये जो कॉम जो आपने रब किया था, इसको पेपर के पास लाइए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उठकर इस कॉम पर चिपक रहे हैं। ये क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? चलो समझते हैं। जब आप अपने कॉम को रब कर रहे थे अपने ड्राई हेयर के साथ, ये कॉम जो है वो चार्ज हो जाती है और जब ये आप पीसेस ऑफ पेपर पे लाते हो तो ये पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं। ये फोर्स कौन सा होता है? इस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Like, क्यों इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखा? क्योंकि ये फोर्स share, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। इसके लिए comment, बॉडी का चार्ज होना जरूरी है। इसमें किसका चार्ज and हुआ? of course, कॉम का subscribe. चार्ज हुआ। क्या कॉम और पीसेस ऑफ पेपर के बीच में डिस्टेंस था? बिल्कुल था। फोर्स एक्ट हुआ? बिल्कुल हुआ। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पे भी एक्ट करती है, इसलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यहां पर फोर्स कौन सा हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसका फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं है, टच भी नहीं है, फिर भी एक्ट कर रहा हो, उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस विच कैन एक्ट even when objects are not in physical contact with each other and bring about changes. चलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉन कांटेक्ट Like, हमारे इस क्लास के अंदर share, पढ़ना है। द फॉलोइंग नॉन कांटेक्ट फोर्स। नंबर 1 comment, मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, and of course, नंबर 3 subscribe. ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स से। अभी हमने एक्टिविटी करी थी, हम जब एक मैग्नेट को आयरन क्लिप्स के पास लाते हैं तो क्या देखते हैं कि आयरन क्लिप्स एकदम मूव करके मैग्नेट को चिपकने की कोशिश कर रही है और कुछ क्लिप्स मैग्नेट को चिपक भी जाती है। ये कौन सा फोर्स था? ये मैग्नेटिक फोर्स था। कौन सा फोर्स था? मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स act even when two objects are not in contact with each other. Such forces are called non-contact force. What is it called? Non-contact force. चलिए हम दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अभी हमने पढ़ा था कि अगर आप एक प्लास्टिक कोम को बार बार अपने ड्राई हेयर में रब करते हो और एक टेबल पे जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हुए हैं उसके पास लाते हो, तो वो छोटे छोटे टुकड़े कॉम पे अट्रैक्ट होकर चिपकने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करा, जो आपने हेयर्स के साथ रबिंग करी थी तो आपने कॉम को चार्ज कर दी। इस चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स exerted by a charged object on another charged or uncharged object is known as electrostatic force. What is it called? Electrostatic force. यहां पर आपने देखा कि कॉम जो कि चार्ज था और पीस ऑफ पेपर जो कि अनचार्ज थे उसके बीच में एक्ट कर रहा है। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और एक किसका एग्जांपल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करिए। आपके हाथ में कॉइन है या आपके हाथ में पेन है, उसको आप छोड़ते हो, कहां जाती है? ऊपर जाती है, नीचे जाती है, साइड में जाती है? नहीं। आपको पता है कि जब आप पेन को या कॉइन को छोड़ते हो तो हमेशा नीचे की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों बार बार अगर आप कॉइन को छोड़ते हो ये नीचे की ओर ही जाता है? इसका कारण है कि अर्थ जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on any object is called force of gravity और gravity भी कह सकते हैं। and gravity always like, एक और एक share, आप एक बॉल को लीजिए और ऊपर फेंकिए। comment, क्या बॉल ऊपर ही जाएगी या थोड़ी देर के बाद ऊपर ही रहेगी? and of course, subscribe. कि बॉल ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद नीचे की ओर आने लगती है। ये बॉल नीचे की ओर कैसे आ रही है? कौन इसको नीचे ला रहा है? ये अर्थ ला रही है, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। दिस फोर्स विच द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपको समझ आया कि ग्रेविटी क्या होता है? यहां पर देखा आपने कि बॉल का और अर्थ का कोई कांटेक्ट नहीं था, बट अर्थ ने जो है बॉल को अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि दोनों में कांटेक्ट नहीं था बॉल और अर्थ के बीच में, इसलिए इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। चलिए Like, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेशर। share, आपने महसूस किया होगा comment, कई बार आप स्टडी का प्रेशर झेलते हो, कई बार आप and of homework का course, प्रेशर झेलते हो, subscribe. पर साइंस में प्रेशर ये नहीं होता। साइंस में प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम प्रेशर को साइंस में कैसे पढ़ा जाता है वो पढ़ते हैं। आपको पता है अब कि फोर्स क्या होता है, आपको पता है एरिया क्या होता है। ये दोनों पैरामीटर्स से हम प्रेशर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। आपने ड्राइंग पिन तो देखी होगी। आप एक ड्राइंग पिन लीजिए और एक वुडन ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे फोर्स के साथ उसको प्रेस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग पिन बहुत जल्दी और इजीली वुडन ब्लॉक में चली जाएगी। अब आप दूसरी पिन लीजिए और इस पे आप कम फोर्स लगाइए और ड्राइंग पिन को प्रेस करिए कम फोर्स से। तो आप क्या देखेंगे कि ड्राइंग पिन
या तो जाती नहीं है या बहुत धीरे धीरे like, अंदर जाने लगती है। क्या देखा आपने share, कि जब फोर्स ज्यादा लगाते हैं ड्राइंग पिन बहुत धीरे Comment. अंदर जा रही है, और जब कम फोर्स लगाते हैं तो ये ड्राइंग पिन and of बहुत course, धीरे-धीरे अंदर जा रही है। subscribe, इसका मतलब ज्यादा फोर्स ज्यादा प्रेशर, कम फोर्स कम प्रेशर। यानी प्रेशर का एक पहलू क्या है? फोर्स। पहलू क्या है? फोर्स। ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड, ग्रेटर इज द प्रेशर। लेसर इज द फोर्स अप्लाइड, लेसर इज द प्रेशर। समझ आया आपको? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको प्रेशर इंक्रीज करना हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करो, उस वुडन ब्लॉक में आप अपने थंब को जोर से प्रेस करिए। क्या वो थंब वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा। एक ड्राइंग पिन को लीजिए और इसको प्रेस कीजिए। क्या ड्राइंग पिन चली जाएगी अंदर? बिल्कुल चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि आपका थंब वुडन ब्लॉक के अंदर नीचे नहीं गया और ड्राइंग पिन चली गई? उसका कारण है एरिया ऑफ कांटेक्ट। आपका थंब का एरिया वुडन ब्लॉक के ऊपर बहुत ज्यादा है, जबकि पिन जो होती है वो शार्प होती है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट वुड के साथ बहुत कम होता है। यानी जिसका एरिया कम हो उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होता है, और जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो उस पे प्रेशर का इफेक्ट कम होता है। समझे आप? इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करना हो तो आपको एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम से कम रखना चाहिए। ये आपको कई एग्जांपल्स में समझ और डिटेल में आ जाएगा। प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ P is the pressure, F is the force, and A is the area of contact, then pressure P is equal to force F divided by area A. The standard unit of measuring force is Newton, and the standard unit of measuring area is square meter or meter square. What is the standard unit of measuring pressure? It is Newton per meter square, which is also called what? It is called Pascal. चलिए हम प्रेशर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे साइंस की मैथमेटिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है। अगर हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं, हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। न्यूमेरिकल करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़े, उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को नोट करें और उसके बाद पूछी गई इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करें। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड ऑन ए वुडन प्लैंक। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी 5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर exerted by the solid object on the wooden plank. न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको नोट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? फोर्स F कितना है? 200 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन? एरिया A कितना दिया हुआ है? 5 मीटर स्क्वायर। हमने क्या निकालना है? प्रेशर P। प्रेशर P का फार्मूला क्या है? फोर्स F डिवाइडेड बाय एरिया A। फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। तो 200 न्यूटन डिवाइड बाय 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 40 पास्कल्स। तो व्हाट इज द प्रेशर इन दिस? thus the pressure of 40 pascal is exerted by the solid object on the wooden plank. कितना आसान है न्यूमेरिकल करना like, और स्कोर भी करना। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। share, A brick is 30 centimeter long, 10 centimeter wide, and 10 comment, centimeter thick. It weighs 24 Newton and of and course, is lying on the subscribe. ground. Find the pressure exerted by the brick on the ground. न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें दी हुई है इंफॉर्मेशन फोर्स F इज इक्वल टू
24 न्यूटन। एरिया ए कितना है? 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इसका एरिया है। और जब एरिया क्या होता है आपको पता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 30 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हुआ? 0.3 मीटर के बराबर। 10 सेंटीमीटर कितने के बराबर हुआ? ये हुआ 0.1 मीटर के बराबर। इन अदर वर्ड्स एरिया इज इक्वल टू 0.3 मीटर इंटू 0.1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.03 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि प्रेशर P का फार्मूला क्या है? फोर्स F डिवाइड बाय एरिया A, यानी P इज इक्वल टू 24 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.03 मीटर स्क्वायर। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आया है एंड दैट इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 800 पास्कल। So we can say that 800 Pascal pressure is exerted by the brick on the Like. ground. समझे न्यूमेरिकल कैसे किया हमने? बहुत ही आसान होता है। share, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हमारी एक्सरसाइज दी हुई Comment. है, उसको जरूर कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। and of course, subscribe. चलिए अब हम प्रेशर के एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई हैवी ट्रक होता है, उसके अंदर 6 से लेके 14 टायर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें पता होना चाहिए प्रेशर के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं, एक फोर्स का और एक एरिया ऑफ कांटेक्ट का। जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा एंड वाइस वर्सा। इसमें 6 से लेके 14 टायर इसलिए होते हैं कि इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर जो है बढ़ेगा या कम होगा? जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है प्रेशर कम होता है, तो नेचुरली ये ट्रक जो होगा वो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर कम डालेगा, जिसकी वजह से ये ट्रक जो है बड़ी स्मूथली रोड पे चल सकता है। सोचिए अगर ये टायर्स 4 होते तो क्या होता? बिल्कुल सही, अगर 4 टायर होते तो ये पूरा ट्रक अपने भार की वजह से ग्राउंड के अंदर दब जाता। दैट इज वाई वी से अ हैवी ट्रक इज फिटेड विथ 6 to 14 टायर्स। वाई? These tires increases what? This tire increases the area of contact on which their weight acts and hence reduces their pressure on the ground. आपने बर्फ पर स्कायर्स को स्काइंग करते हुए देखा होगा। ये स्कायर्स क्या पहनते हैं? ये पहनते हैं बहुत ही लंबा फ्लैट स्काइस। इस स्काइस से वो स्नो के ऊपर स्लाइड आराम से कर सकते हैं। ऐसा क्यों? जो स्काइज होते हैं उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो तो आपको पता है प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है? स्कायर्स जो है वो स्नो के ऊपर कम प्रेशर लगाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि स्कायर्स जो है वो आराम से स्नो पे स्लाइड कर सकते हैं। सो हमने क्या पढ़ा? स्कायर्स यूज like, long, flat skies to slide over the share, snow. The sky have a large area of contact Comment. which reduces the pressure on the snow and enables the skier and of to course, slide over the subscribe. snow without sinking in the snow. एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे घर में आपने देखा होगा नाइव्स भी होती है, बाहर देखा होगा आपने एक्सेस वगैरह। इसकी जो एजेस होती है, जो कटिंग एजेस, वो हमेशा शार्प होती है। शार्प क्यों होती है? इसलिए शार्प होती है कि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है। पर आपको पता है जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो तो प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ज़्यादा प्रेशर जो है उस नाइफ को या एक्सिस को या ब्लेड्स को, चीज़ों को काटने में आसानी लाती है। तो व्हाट यू हैव सीन हियर, सी द फिगर ऑल्सो, द कटिंग एज of knives, blades, axes, etc. are sharp, due to which the area of contact decreases and the pressure exerted by them increases. This large pressure helps to cut the object easily. तो कोई भी शार्पन ऑब्जेक्ट होता है
ये प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जितने भी हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, उस जब फाउंडेशन बनाते हैं, वो फाउंडेशन बहुत ही वाइड होती है। उसकी फाउंडेशन वाइड क्यों होती है? हमने Like. पढ़ा कि जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, Share. प्रेशर कम होगा। नेचुरल बात है कि अगर हाई राइज Comment. बिल्डिंग होती है, वो चाहती है कि ग्राउंड के ऊपर And of प्रेशर कम course, रहे, और subscribe. इसीलिए उनको फाउंडेशन बहुत ही वाइड बनानी पड़ती है ताकि वो श्रिंक ना कर जाए। और अगर फाउंडेशन वाइड नहीं होगी तो नेचुरल बात है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रेशर ग्राउंड पर बहुत पड़ेगा और वो बिल्डिंग सिंक कर जाएगी। व्हाट यू अंडरस्टूड इन दिस? Foundations of high-rise buildings are kept wide so that the weight of the building may fall over a large area of the ground. So they exert less pressure on the ground and do not sink in due to the extremely high pressure of the building. समझ आया आपको कि why the foundations of the high-rise building are kept wide और बिल्डिंग सुरक्षित रहे। चलिए एक और एप्लीकेशन लेते हैं हम प्रेशर का। आप जो स्कूल बैग उठाते हो, काफ़ी भारी लगता होगा आपको, पर आपने देखा होगा इस स्कूल बैग में जो स्ट्रैप होता है, यानी जो पट्टा होता है, वो हमेशा वाइड होता है, थिक होता है। क्यों? आपको पता है कि जब ये बैग आप लटकाते हो शोल्डर्स में, तो ये स्ट्रैप जो कि वाइड होता है, वो शोल्डर के ऊपर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो तो ये प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। किसके ऊपर? शोल्डर के ऊपर। तो आपको जब प्रेशर आपके शोल्डर पे कम लगता है तो आप कंफर्टेबल महसूस करते हो और एक भारी बैग को उठा सकते हो। यानी आपने क्या समझा? अ स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप्स। वाई? सो दैट द वेट ऑफ द बैग may fall over a large area of the shoulder of the child, producing less pressure on his shoulders, making it more comfortable to carry a heavy school bag. Understood? Let us go for the next application. आपने आर्मी टैंक्स को देखा होगा फिल्मों में, टेलीविजन के ऊपर या पिक्चरों में। ये आर्मी टैंक होते हैं, उसमें बहुत सारे व्हील्स होते हैं और व्हील्स के ऊपर एक स्टील बेल्ट मूव करता है। ये स्टील बेल्ट मूव कर रहा है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा होता है। इसका क्या काम है? आपको पता है जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर एक्सर्ट कितना होगा? लेस होगा। लेस प्रेशर एक्सर्ट होगा ग्राउंड के ऊपर, जिसकी वजह से आर्मी टैंक कभी जमीन पे सिंक नहीं होता। वाइड स्टील बेल्ट Comment. provided over the wheels of army tank to have a large And of area course, of contact subscribe. with the ground, so that they exert less pressure on the ground and do not sink into it. Understood? आपने सभी एप्लीकेशन में देखा कि अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और वाइसी वर्सा अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। आपको पता है नेचर के अंदर भी आपने देखा होगा कि कैमल्स होते हैं, ये डेजर्ट के ऊपर बहुत आराम से स्विफ्टली चल पाते हैं, बट हॉर्सेस और डोंकी नहीं कर पाते। क्यों? कैमल के पैर को ध्यान से देखिए, उसके पैर बहुत ब्रॉड होते हैं, उनके फीट ब्रॉड होते हैं, और ब्रॉड फीट आपको पता है प्रेशर को कम एक्सर्ट करती है ताकि वो सैंड पे बहुत आराम से चल पाए। Animals like camels walk easily in deserts as compared to horses and donkeys. Why? Because they have broad feet, and broad feet exerts less pressure on the sandy ground. तो आपको समझ आया अभी तक कि हमने प्रेशर के एप्लीकेशंस पढ़े। अब क्या देखना चाहते हैं कि क्या लिक्विड में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है? आपको पता है लिक्विड्स के भी वेट होते हैं। आप एक किसी वेसल में अगर लिक्विड पोर करते हो तो लिक्विड का वेट भी होता है उसमें। तो ये वेसल के बॉटम पे और उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं।
पहली एक्टिविटी हम करेंगे टू शो द लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। पहली एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं, यानी हम इस Like. एक्टिविटी में दिखाना चाहते हैं कि लिक्विड जो होता है वो Share. कंटेनर के बेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। पिक्चर को ध्यान से देखिए। comment, हमें क्या चाहिए? हमारे को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब and of चाहिए, course, एक subscribe. रबर बलून चाहिए, एक थ्रेड चाहिए और थोड़ा पानी चाहिए। मेथड क्या करते हैं, हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब को जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं उसको लेते हैं। एक एंड पर हम रबर बलून को थ्रेड के द्वारा टाई कर लेते हैं और इस ट्यूब को सीधी पोजीशन पे खड़ा रखते हैं और दूसरे एंड से हम पानी डालते हैं। वी टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड्स. To one end of the tube, we tie a rubber balloon with the help of a thread. Now, hold the tube in vertical position and pour some water into it. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका रबर बलून जो है वो बल्ज आउट कर जाता है, यानी कि आपका वाटर बलून जो है वो बाहर की तरफ उभर जाता है। आप कुछ पानी और डालिए ट्यूब में तो आप देखते हैं कि साइज जो रबर बलून का होगा और बड़ा हो जाता है। What you have observed? You have observed that the rubber balloon bulges out on pouring water in the glass tube. Now you put more water in the tube. What happens? You will see that the size of the bulge increases further. तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि liquids also exert pressure on the base of the container in which they are put. जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है उसके कंटेनर के बॉटम पे यानी बेस पर लिक्विड जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और ये प्रेशर जो होता है वाटर का या किसी लिक्विड का बॉटम ऑफ द कंटेनर पे वो उसकी हाइट जो कॉलम की होती है वाटर कॉलम की उस पे डिपेंड करता है। जितनी हाइट लिक्विड कॉलम की ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। तो आपने देखा इस एक्टिविटी में कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। like, एक और एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी है share, शो दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर comment, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि लिक्विड and of course, वॉल्स जो होती है subscribe. कंटेनर की उसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस एक्टिविटी के लिए हमें कौन सी चीजें चाहिए? हमें चाहिए एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर साइड की ओपनिंग हो, रबर बलून चाहिए, थ्रेड चाहिए और पानी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब जिसका एक एंड साइड से ओपन हो, जैसे आपने नल का देखा होगा उसका साइड में ओपनिंग होता है, वैसे ही इस ट्यूब का साइड ओपनिंग हो। इस साइड ओपनिंग में आप एक रबर बलून को धागे से बांधते हैं और इस ट्यूब को बीच में से वर्टिकल पोजीशन में इसको हाथ में पकड़ते हैं, ऊपर से कुछ पानी ग्लास ट्यूब में डालते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि रबर बलून जो है वो बल्ज आउट कर देता है साइडवेज, यानी कि बलून का बल्ज होना ये बताती है कि लिक्विड का प्रेशर कंटेनर के साइड में भी है। अब आप थोड़ा पानी और डालिए ग्लास ट्यूब में तो क्या देखते हो, रबर बलून और बल्ज करता है। आपको फिगर में नजर आएगा कि बी पोजीशन में रबर का बल्जिंग ज़्यादा है क्योंकि इसमें पानी का कॉलम ज़्यादा है। तो आपने क्या कंक्लूड किया इसमें? आपने कंक्लूड किया लिक्विड्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स के ऊपर भी, और ये साइडवेज प्रेशर होता है जो लिक्विड एक्सर्ट करती है कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, इसे हम लैटरल प्रेशर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टर्म क्या है? लैटरल प्रेशर। व्हाट इज लैटरल प्रेशर? साइडवेज प्रेशर exerted by a liquid on the walls of the container is called lateral pressure. जब आपने ज्यादा पानी डाला तो रबर बलून ज्यादा बल्ज किया। उसका रीजन ये है कि जितना कॉलम वाटर कॉलम ज्यादा था
उसने ज़्यादा प्रेशर साइडवेज एक्सर्ट किया। इसका मतलब कि अगर आप देखेंगे कि जितना डेप्थ पानी का बढ़ता है कॉलम के अंदर, उतना ही लेटरल प्रेशर ज़्यादा होता है। नंबर 1, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस which Like. can act even when objects are not in physical Share. contact with each other and brings about changes. Comment. Number 2, some important non-contact forces are And of number course, 1, magnetic subscribe. force, number 2, electrostatic force, and number 3, gravitational force. Point number 3, the force exerted by the magnet on magnetic substances is called magnetic force. समझ आ रहा है ना? Point number 4, the force exerted by a charged object on another charged or uncharged object is known as electrostatic force. 5, the force of attraction exerted by the earth on any object is called the force of gravity or simply gravity. Point number 6, the pressure depends on two factors. Number 1, the magnitude of force applied. Means greater the force, the greater is its effect. Number 2 factor, the area over which the force is applied, which means the smaller the area of contact, the greater is its effect. What is pressure? Pressure is the force acting on a unit area of the object. Pressure P is equal to what? It is equal to force F divided by area A. What is the standard unit of measuring pressure? The standard unit of measuring pressure is Newton per meter square, which is also called Pascal. Point number 3, pressure is exerted by liquids due to its own weight. Point number 4, liquids exert pressure on the base of the container. Point number 5, liquids exert pressure on the walls of the container. Like. तो आपने यूनिट को रिवाइज भी कर लिया। Share. हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस यूनिट को अच्छे से समझा होगा। Comment. तो अब आप जो है इस यूनिट की दी हुई एक्सरसाइज को सॉल्व And of करिए course, correctly. All subscribe. the best. Do well. Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.